नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि आपके विद्यालयी कक्षाओं के अलावा प्रतियोगी कक्षाओं तक, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित सवाल अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का अगर हम अर्थ देखें तो सम प्लस आस इसका संधि विच्छेद होता है, जिसका मतलब होता है पास बैठाना। और यदि शाब्दिक अर्थ देखें इसका तो संक्षिप्त करना या छोटा करना, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति कर देना या कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को कह देना, यही समास होता है। आगे देखो, यदि हम समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ध्यान देना, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा। वर्णों का मेल संधि में होता है और शब्दों का मेल समास में होता है, जैसे दिन और रात, यानी कि दिन रात। समास को, यहाँ समास है, समास को समझने से पूर्व चार शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो समझिए आपको पूरा समास ही समझ में आ गया। जैसे सबसे पहले हम देखें समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? परस्पर संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, ये सब शब्दों का लोप करके, यानी उन्हें गुप्त करके, उन्हें हटा करके हम नवीन शब्द बनते हैं, उन्हें सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। यानी समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं जिन्हें संक्षिप्त किया गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें तो बैलगाड़ी। बैल और गाड़ी के बीच में कुछ शब्द थे जिनका हमने लोप कर दिया और एक शब्द, नवीन शब्द बना दिया, बैलगाड़ी। इसी को हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। दूसरा शब्द हम देखें समास विग्रह। समास विग्रह किसको कहते हैं? जो शब्द हमने लोप किए थे, हटा दिए थे, छुपाए थे, उन सभी शब्दों को, प्रत्ययों को या कारक चिन्हों को जब हम पुनः वापस ले आते हैं जिनका हमने लोप किया था, तो उन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने बैलगाड़ी, ये सामासिक पद बनाया था जिसमें से चलने वाली, इसका हमने लोप किया था। जब इन्हें हम वापस ले आए तो इसी को समास विग्रह कहते हैं। ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। बैलगाड़ी दे देंगे, कहेंगे समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह किया हुआ दे देंगे, कहेंगे इसका समास बनाइए। इस प्रकार के प्रश्न कक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा स्तर ऊंचा हो जाता है। समास विग्रह करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि एक तो उसमें वास्तविक अर्थ निकलना चाहिए। यदि आपने समास विग्रह किया और उसका अर्थ ठीक से नहीं निकल रहा है तो आपका समास विग्रह गलत हो जाएगा। जैसे यदि हम एक शब्द लें यथाशक्ति, यदि हमने उसका समास विग्रह यथा और शक्ति कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकलेगा शक्ति के अनुसार, तभी हम इसका अर्थ निकाल पाएंगे। दूसरी बात यह है कि समास विग्रह में जहाँ तक संभव हो सके समास के मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसा है, जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर। इस तरह से, जैसे बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी अभी हमने किया था। माता पिता, माता और पिता। इस प्रकार हम मूल शब्दों का ही प्रयोग करें। अगर मूल शब्दों से ऐसा नहीं हो पा रहा कि पूर्ण अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो विकल्प के रूप में हम समानार्थक शब्दों को भी काम में लेते हैं। जैसे कि अभी हमने शक्ति के अनुसार काम में लिया। यथा यानी अनुसार। यथा से पूरा अर्थ नहीं निकल रहा था तो हमने शक्ति के अनुसार, इस तरह से उसका समास विग्रह किया। तीसरा हमारा जो शब्द है उसे हम कहेंगे
पूर्व पद। अभी हमने जो सामासिक पद देखा था, जैसे हमने एक सामासिक पद देखा था बैलगाड़ी। बैलगाड़ी शब्द में यदि हम देखें, सामासिक पद का प्रथम पद तो पूर्व पद कहलाता है। ये जैसे बैल है, यह है पूर्व पद। यथाशक्ति में यथा पूर्व पद। उत्तर पद किसे कहेंगे? सामासिक पद जो है उसका द्वितीय पद यानी शब्द, तो द्वितीय जो शब्द है वही उत्तर पद कहलाता है। जैसे इसमें उत्तर पद हो गया गाड़ी और यथाशक्ति में उत्तर पद हो गया शक्ति। इस प्रकार से 4 शब्द हैं आपके पास, सामासिक या समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। इन्हें समझने के बाद समास अब आपके लिए एकदम आसान हो गए। इन चारों को देखो, थोड़े उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे पूजा घर, इसमें पूजा घर समस्त पद है, पूजा पूर्व पद, घर उत्तर पद और इसका समास विग्रह पूजा के लिए घर। जैसे एक और उदाहरण ले, नवरत्न। नवरत्न समस्त पद या सामासिक पद हो गया, नव पूर्व पद हो गया और उत्तर पद हो गया रत्न और इसका समास विग्रह हो गया 9 रत्नों का समूह। इसी तरह से हम समास विग्रह आगे करेंगे। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। 6 भेदों के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास शामिल है। अब इनको संक्षिप्त रूप से हम समझ लेते हैं, क्योंकि समास में ये एक तालिका ऐसी है जिससे आपको पूरा समास समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। देखो, यही ट्रिक है। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था अविकारी शब्दों में, कि अव्यय का मतलब होता है जिनका कारक, लिंग, वचन आदि के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता। ऐसे जो शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें पहला जो पद है, पहला जो शब्द है वो अव्यय होगा और पहला पद ही प्रधान होगा। प्रधान से मतलब है मुख्य होगा। पहले पद से ही आपके अर्थ निकलेगा, इसीलिए वह प्रधान है। इसमें उपसर्ग, कुछ नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर सभी उपसर्ग इस अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं, क्योंकि जो उपसर्ग है वो भी अविकारी शब्दों में शामिल किए गए हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में यथाशक्ति, प्रतिदिन, हाथों हाथ, इस तरह से आप देखो, इसका पहला जो पद है वो अव्यय है, पहले पद प्रधान है और प्रति उपसर्ग भी इसमें है। तत्पुरुष समास दूसरा है। इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण के रूप में काम में, माफ़ कीजिएगा, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्हों की तालिका अभी आपको बता देंगे। 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें से 6 काम में लिए जाते हैं। 8 कारकों में से 6 कारक आपके काम में आते हैं तत्पुरुष समास में। उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद भी कर लिए जाते हैं, जो भी और आगे हम समझाएंगे। जैसे हम कहें गगन चुंबी, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। रेलगाड़ी। इस तरह से ये तत्पुरुष समास के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिया गया है। कर्मधारय समास तीसरा समास है हमारा। इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है और इसका पहला पद जो है वो विशेषण होता है।
इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे दीर्घ काय, इसमें दीर्घ तो विशेषण है और काय विशेष्य है। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के जैसे हैं। इसमें उपमान और उपमेय का संबंध है। उपमा अलंकार के सारे उदाहरण कर्मधारय समास में आ जाते हैं। श्याम पट्ट, इस प्रकार आप विशेषण विशेष्य का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। चौथा समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, त्रिलोक। दुमंजिला यानी 2 मंजिल का। इस प्रकार द्विगु समास पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें संख्या आ जाती है। किंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं संख्यावाची जो बहुव्रीहि में भी जाते हैं, जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये इस तरह का ये योजक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग होता है जैसे माता पिता, माता और पिता। जीवन मरण, इसमें आप योजक चिन्ह की जगह और नहीं लगा सकते, जीवन या मरण। इस तरह से इसका समास विग्रह होगा। अंतिम समास, छठा समास है बहुव्रीहि समास। ये अर्थसूचक पद प्रधान है, यानी कि इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं। प्रथम पद भी मुख्य नहीं है, द्वितीय पद भी मुख्य नहीं है, किंतु दोनों पद मिला करके एक तीसरा ही अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक दंत, एक दांत वाला, तो सीधा हमारे सामने गणेश जी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा ही अर्थ दे रहा है। जैसे जलज है, जल में जन्म लेने वाला। चारपाई है, 4 पैरों वाली, जिसे हम पलंग कहते हैं। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में आपके इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे। ये तालिका यदि आपने समझ ली तो आपका पूरा समास कंप्लीट हो गया 5 मिनट में। इस प्रकार एक हम तत्पुरुष समास का भी उदाहरण ले लेते हैं। इसके कुछ भेद मैंने आपको कहा था बताएंगे। देखिए, कारक हैं जिसमें कर्ता कारक हमारे काम का नहीं, संबोधन हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये दोनों तत्पुरुष समास में नहीं आते। इसके अलावा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इस प्रकार से तत्पुरुष के हम भेद करते हैं। इसमें कारक चिन्ह जिनका हम लोप करते हैं वो इस प्रकार हैं। कर्म, इसमें को, जहाँ को का लोप है वहाँ कर्म है, जहाँ से का लोप है वहाँ करण कारक है, और जहाँ के लिए या को का लोप है वहाँ संप्रदान कारक है, और जहाँ से अलग अर्थ होने में, अलग होने के अर्थ में जब से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ संबंध बताने के लिए का के की का प्रयोग किया जाता है वहाँ संबंध तत्पुरुष है, और जहाँ पर में पे पर का लोप किया जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष काम में लिया जाता है। इस प्रकार से ये आपके कारक और कारक चिन्ह हैं। इस प्रकार 5 मिनट में पूर्ण समास को आप समझ सकते हो इस तालिका के आधार पर। किंतु वर्तमान में सीधे सीधे समास की परिभाषा या भेद नहीं पूछे जाते कि समास की परिभाषा बताओ या अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता। विद्यालयी कक्षाओं में भी जहाँ तक हो सकता है गिने चुने उदाहरण ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो आप इस प्रकार के अध्ययन, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने 100% समास की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसके लिए आपको सभी भेदों को उदाहरणों के संदर्भ में विश्लेषण करना होगा और यह भी जानना होगा कि परीक्षा किस प्रकार के प्रश्न परीक्षक पूछता है, और जिससे कि हम भ्रमित होकर सब कुछ समझते हुए भी, पूरा समाज समझते हुए भी हम गलत उत्तर कर सकते हैं।
यही सब आपको सिखाया जाएगा अपने अगले वीडियो में, ताकि आप कह सकें कि अब मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि सफलता ही परिश्रम चाहती है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। जहाँ तक कारक चिन्हों और परसर्गों का सवाल है वो हमने देख लिया। कारक चिन्हों को भी परसर्ग कहते हैं, उन्हीं कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इनको कई नामों से भी पुकारा जाता है। तो इस प्रकार इस सारणी के अलावा आपको बहुत सारे उदाहरण और प्रश्नों के तरीके, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम अगले वीडियो में इस पर विश्लेषण करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।